Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. In our previous lecture, we were started discussing about supply and the law of supply. We have also discussed about its schedule and the curve. So, law of supply में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि बेसिकली we have checked the relationship of the supply with the price. तो हमने कहा था कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है और अगर प्राइसेस डिक्रीज होती हैं तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उसका एक स्केड्यूल चेक किया था, अकॉर्डिंग टू द टेबल वैल्यूज भी हमने उसको ऑब्जर्व किया और फिर हमने उसका रेलिवेंट उसको ग्राफिकल उसकी रिप्रेजेंटेशन भी चेक की, उसका कर्व भी देख लिया था। So in our today's class we are going to discuss about exceptions to law of supply. So exceptions like जैसे लॉ ऑफ डिमांड में भी हमने उसकी एक्सेप्शंस देखी थी, कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी, आइटम्स होंगी जहाँ पर आप लॉ ऑफ सप्लाई को अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक्सेप्शंस के अंदर जो नंबर वन है दैट इज सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर में कहते हैं इफ वी टेक द सप्लाई ऑफ द लेबर एट वेरी हाई वेजेस, अगर हम लोग सप्लाई जो होती है लेबर ऑफ सप्लाई बहुत हाई वेजेस के ऊपर लेते हैं तो वी में फाइंड दैट द सप्लाई ऑफ द लेबर हैज डिक्रीज इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। तो जो लेबर की सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है इंक्रीज होने की जगह पर, ठीक है। मतलब दैट इज ऑपोजिट कि अगर लेबर की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो फिर जो सप्लाई ऑफ लेबर होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ इश्यूज दिस कि क्यों भाई, मतलब आपके पास हमारा क्वेश्चन इज दिस कि मतलब क्यों डिक्रीज हो जाएगी ना, अगर हम लेबर को हाई वेजेस के ऊपर लेते हैं तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम वेज रेट इंक्रीज करते हैं, जब हम हायर सैलरीज पे करते हैं तो लोगों की जो इनकम होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, जब इनकम इंक्रीज हो जाती है ना तो पीपल मूव टुवर्ड्स द लायर एंड द फैसिलिटीज, ठीक है। वो जो हमारे पास होता है ना आराम सुकून वो बढ़ जाता है, जब हम कहते हैं बहुत पैसा आ गया तो फिर हम कहते हैं अच्छा चले कोई नहीं, अब थोड़ा आराम करना चाहिए, सुकून करना चाहिए, ठीक है। सो ड्यू टू दैट रीज़न तो फिर जिन लोगों की इनकम जो बहुत हायर लेवल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा वो लाइक वो कंपनीज में एग्जेक्टिव्स वगैरह की सीट पर होते हैं तो वहाँ मतलब जो वो वाला जो एरिया होता है वहाँ पर आपकी जो ओवरऑल जो सप्लाई है वो जो होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। सो दैट्स वाई बेसिकली क्या कि जो इंक्रीज इन जो इनकम होती है वो लेयर की टुवर्ड्स चली जाती है, फैसिलिटीज़ की टुवर्ड्स, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो आपकी सप्लाई ऑफ लेबर है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। So point number two is about the agricultural products. Agricultural products के अंदर कहते हैं since the production of the agricultural products cannot be increased beyond a certain limit. Agricultural products की जो production होती है वो हमें एक certain limit से increase उसको कर ही नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो भी इनपुट होंगे, जो भी उसका लाइक उसकी जो भी पर एकड़ प्रोडक्शन है, जो भी उसके उसकी सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, मतलब वट एवर, ठीक है। उसको आप एक सर्टेन लिमिट तक तो इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बाद आपकी प्राइसेस जितनी मर्जी भी इंक्रीज हो जाए, बियॉन्ड दैट लिमिट जाके आप उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते। सो द सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड दिस लिमिट। तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगी तो डेफिनेटली सप्लाई भी इंक्रीज नहीं होगी, इवन ऑन एन इंक्रीज इन देयर प्राइसेस, इवन चाहे आपकी प्राइसेस जो वहाँ पर इंक्रीज भी हो रही हो तो भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कहते हैं आर्टिस्टिक गुड्स। आर्टिस्टिक सब कहते हैं सप्लाई ऑफ आर्टिस्टिक गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज इजीली। आर्टिस्टिक गुड्स डेफिनेटली वो दे आर द स्पेशल प्रोडक्ट्स, जो भी मतलब वो आपके पास लाइक म्यूजियम के अंदर कोई चीज़ें पड़ी होंगी, कोई भी एंशियंट गुड्स होंगे, कोई भी प्रीशियस गुड्स होंगे, जो भी होगा, ठीक है। उनकी जो सप्लाई है उसको इतना मतलब इजीली आप जस्ट वो प्राइस की वजह से उनको उसको इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती उसकी। नेक्स्ट आपके पास है गुड्स फॉर ऑक्शन। गुड्स फॉर ऑक्शन का ऑक्शन लाइक वो जिस तरह से आपकी होती है जिसे हम कहते हैं normally supply of the goods of the auction is limited as such cannot neither be increased or not decrease। ना आप इसको increase कर सकते हैं ना आप decrease कर सकते हैं। normally जब हम वो बोली लगवाते हैं, ठीक है, auction means कि जब आपने कोई गुड जो होती है वो सेल आउट करनी होती है तो हम उसके लिए एक ऑप्शन कंडक्ट करते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि जी वी आर गोइंग टू सेल दिस प्रोडक्ट। तो नॉर्मली जो ऑप्शन प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी कोई कभी लाइक वो कोई या कोई एक्सपायर्ड या फिर कोई एंशियंट या कोई आर्टिस्टिक इस तरह की गुड्स ही होती हैं। तो या फिर समटाइम्स वो होती हैं लाइक वो जैसे ब्लैक मार्केटिंग की कोई चीज़ें पड़ी हुई होती हैं या फिर स्मगल्ड होकर कोई चीज़ें आई होती हैं, उनको गवर्नमेंट ने दिया होता है, फिर वो उसको ऑप्शन करके सेल आउट कर देते हैं। तो वो प्राइसेस की वजह से उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा जो है उसको जो होता है वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपसे वो एक और बात बता रहे, वो कहते हैं होप ऑफ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज इन योर फ्यूचर। वो कहते हैं होप ऑफ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज इन नियर फ्यूचर। अगर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि नियर फ्यूचर के अंदर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएंगी, तब क्या होता है, कहते हैं इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ऑन राइजिंग पेस, ठीक है। अगर एक कोई कमोडिटी उसकी प्राइस है वो कंटिन्यूसली राइज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, then the supply of such commodity decreases as producers and sellers will like to store this commodity and vice versa। वो कहते हैं अगर एक कमोडिटी है ना उसकी प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो जो उसकी सप्लाई होगी ना वो डिक्रीज हो जाएगी।
क्यों भी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है या जो भी सेलर है या जो भी सप्लायर है वो उस कमोडिटी को स्टोर कर लेगा, ठीक है, ताकि जब फ्यूचर में और भी ज़्यादा प्राइसेस आए हों तब जाके वो जो उसको सेल करे। तो बेसिकली दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। अब देखो प्राइस इंक्रीज हो रही है लेकिन आप उसकी सप्लाई को रोक देते हैं। आप सप्लाई को अपनी क्यों रोक दिए? बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर द इवन मोर हायर प्राइसेस, ठीक है। आप वेट करें कि इससे भी ज़्यादा जो प्राइस इंक्रीज होगी तब। तो वाइस वर्सा सिचुएशन में क्या होता है, अगर आपको लग रहा है कि इस कमोडिटी की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है और मतलब वो कॉन्टिन्यूसली जो है उस फॉलिंग फेस पर ही है, आपको लग रहा है फ्यूचर में मजीद प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो हम वहाँ पे सप्लाई को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ताकि मतलब मैक्सिमम जितनी भी प्राइस के ऊपर वो चीज़ मार्केट में सेल हो सके तो वो हो जाए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द एक्सेप्शंस के 5 पॉइंट्स है। जस्ट सी इट, अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन होती है तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा ड्यूरिंग आवर डिस्कशन क्लास। नेक्स्ट इज अबाउट एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई। सप्लाई की जो सप्लाई कर रहा है उसके अंदर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो किस तरह से होती है? एक्सपैंड इंक्रीज होना। क्वांटिटी सप्लाई विल बी हायर व्हेन द प्राइस विल बी हायर, ठीक है। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज कर जाती है तो जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी आपकी इंक्रीज कर जाती है। आप एक्सपेंशन इन सप्लाई को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। जो सप्लाई कर्व हम लोगों ने बनाया हुआ था ना ऑलरेडी हमने जो सप्लाई कर्व बनाया था, अगर उसके अंदर जो अपवर्ड मूवमेंट है दैट इज द एक्सपेंशन इन द सप्लाई, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, ये क्वांटिटी डिमांडेड लिखा हुआ है, दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड एक्चुअली, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द प्राइस, ठीक है। अच्छा, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइस की वजह से प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंशन इन द सप्लाई। अगर प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाए दिस इज कॉल्ड कंट्रैक्शन इन द सप्लाई। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज बेसिकली अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग विद द सप्लाई कर्व। इसको सप्लाई कर्व के अंदर हम डाउनवर्ड मूवमेंट में शो करते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई कर्व को अगर आप शो करते हैं तो ऑलरेडी आप लोगों ने सप्लाई कर्व अपने हमने बना के देखा था। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव क्वांटिटी सप्लाइड एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस, ठीक है। ये बेसिकली दिस वाज योर प्राइस एंड दिस वाज द क्वांटिटी, ठीक है। आप इस प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी जो थी वो सेल आउट कर रहे थे, ये आपके पास सप्लाई कर्व मौजूद था, ठीक है। ये जो पोर्शन है, अगर आपकी से फॉर एग्जांपल देखें, अगर अब आपकी यहाँ पे जो था वो प्राइस जो थी वो आपकी इंक्रीज कर जाती है, तो प्राइस के इंक्रीज करने से आपकी क्वांटिटी सप्लाई और इंक्रीज हो जाएगी। पहले आप यहाँ 0 से लेके 2 तक जो था वो सप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अब आप क्या करें, आप ओरिजिन पॉइंट से लेके एंड तक क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। पहले जो आपकी प्राइस थी वो यहाँ ओपी थी, अब आपके पास ओपी के साथ जो है वो यहाँ तक प्राइस है वो एटलीस्ट 3 रुपये है। तो यहाँ से ये वाला जब ये थी एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी ये थी, जब ये इंक्रीज करके यहाँ तक चला गया तो दिस पोर्शन नाउ इज बेसिकली कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। एंड वाइस वर्सा सिचुएशन में क्या करिए, देखिए ये प्राइस है, ये डिक्रीज होकर यहाँ पे चल रही है, पी डबल नॉट पर आ गई है, तो आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी डिक्रीज होकर एल पर आ जाएगी, ठीक है। पहले आप ओक्यू सप्लाई कर रहे थे, अब आप कितना सप्लाई कर रहे हो? ओ एल तक। पहले जो आपकी प्राइस थी वो ओपी थी, और वो क्या है, ओपी डबल डैश के साथ आपके पास आ रही है। सो यहाँ पर जो ये अब आपकी प्राइस होगी, ठीक है। तो सप्लाई कर्व के अंदर जो डाउनवर्ड मूवमेंट है, जो ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। सो बेसिकली जो दोनों पॉइंट्स है, एक्सपेंशन ऑफ द सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई, वो हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट बात करिए इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द सप्लाई। पहले हमने बात की थी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई, और अब हम बात कर रहे हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई। इंक्रीज में क्या कहते हैं? क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज एट ऑल प्राइसेस, ठीक है। कोई भी प्राइस हो, एट ऑल प्राइसेस का मतलब कोई भी प्राइसेस हो, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, ठीक है। ड्यू टू चेंज लाइक से ही इज नॉट नो कंसिडरिंग द प्राइस फॉर द चेंज इन द सप्लाई, ठीक है। पहले उसने बात की थी कि अगर प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको एक्सपेंशन इन द सप्लाई कहते हैं। अगर प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई कह रहे थे। Now here we are discussing if the quantity supplied increases, ठीक है। आपकी क्वांटिटी सप्लाइड जो इंक्रीज हो रही है एट ऑल प्राइसेस, कोई भी प्राइस हो सकती है, ठीक है। ऑलरेडी जो चल रही थी वो भी प्राइस इंक्रीज हो जाए तो भी, प्राइस डिक्रीज हो जाए तो भी, ठीक है। कोई भी प्राइस के ऊपर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से, ठीक है। वो फैक्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, इंक्रीज इन सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। लाइक पहले पहले जो आप अपना कर्व बना रहे थे वो उसके नेक्स्ट नेक्स्ट राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा, तो उसको हम इंक्रीज इन सप्लाई को डिनोट करेंगे। और वो कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेज, अगर आपकी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाए एट ऑल प्राइसेस के ऊपर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स में चेंज की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डिक्रीज इन प्राइस कहते हैं, और उसमें आपका कर्व क्या कहते हैं? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है।
सिंपल सी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वही एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास क्वांटिटी सप्लाइड मौजूद है और वाई एक्सिस पे आपके पास प्राइस मौजूद है, ठीक है। ऑलरेडी जो आपके पास सप्लाई करवा रहा था दैट वाज एसएस, ये जो आपके पास था सप्लाई का था। इंक्रीज इन सप्लाई को हम क्या करेंगे, ये वाला जो कव है राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी चेंज हो जाएगी ना, मतलब वहाँ पर सिर्फ आपके पास क्या था, प्राइस की वजह से चेंज आ रहा था। तो उसी एक उसके अंदर जो था आपके पास कॉन्ट्रैक्शन और उसको हम एक्सपेंशन कह रहे थे, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पर अगर ये राइटवर्ड भी शिफ्ट हो जाएगा तो फिर हम उसको क्या करेंगे, क्वांटिटी हम कहते हैं कि दिस इज बेसिकली इंक्रीज इन सप्लाई, और अगर वो यहाँ पे डिक्रीज इन सप्लाई, अगर यहाँ पर डिक्रीज इन सप्लाई को हम कह रहे थे कि अगर आपके अंदर सप्लाई जो थी वो डिक्रीज कर जाती है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या था, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देगा। ऑलरेडी आपका सप्लाई का वे चल रहा था, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, तो ये दिस विल बी डिनोटेड एज अ डिक्रीज इन सप्लाई। तो सिंपल सी बात अगर हम बात करें तो सिंपल डिस्कशन इज रिलेटेड टू दिस के अगर आप प्राइस की वजह से सप्लाई इंक्रीज होती है उसको एक्सपेंशन इन सप्लाई कहते हैं, प्राइस की वजह से सप्लाई डिक्रीज होती है उसको कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कहते हैं। अगर प्राइस के अलावा किसी भी और फैक्टर की वजह से आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो उसको इंक्रीज इन सप्लाई कहते हैं। अगर आपकी अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम डिक्रीज इन सप्लाई कहते हैं, दैट्स इट, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है। प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज, रिस्पॉन्सिवनेस कितना रिस्पॉन्ड करेगी, क्वांटिटी सप्लाई कितना रिस्पॉन्ड करेगी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस को उसको हम क्या कहते हैं, हम वी कॉल्ड इट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसी फार्मूला को उसने ओपन करके लिख दिया, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर वो एक जो उसने उसमें डेल्टा क्यू को बेसिकली चेंज को नीचे आपको बता देगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। तो यहाँ पे ई एस वेयर ई एस डिनोट्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डेल्टा क्यू को क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्यू क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई, डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्राइस, और पी क्या ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। मतलब कि ओरिजिनल प्राइस होगी और एक न्यू प्राइस होगी, दोनों के अंदर जो चेंज आएगा दैट विल बी डिनोटेड एज द डेल्टा प्राइस। एक ओरिजिनल क्वांटिटी होगी और एक जो न्यू क्वांटिटी आ जाएगी चेंज क्वांटिटी, उन दोनों को माइनस करके हम किसी चेंज इन क्वांटिटी को क्वांटिटी सप्लाई को मेजर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको सारे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सप्लाई की जो होती है वो हमारे पास अब जो है वो डिफरेंट डिग्रीज हैं वो हमारे पास मौजूद है। परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, आपकी जो प्राइस है प्राइस इलास्टिसिटी की वजह से जो भी रीजन हो सकते हैं, एक हो सकता है परफेक्टली इलास्टिक, एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, एक हमारे पास होता है यूनिट इलास्टिक, एक हमारे पास होता है मोर देन यूनिट इलास्टिक, और एक हमारे पास है लेस देन यूनिट इलास्टिक, ठीक है। So let's discuss it one by one. Different degrees of the supply में क्या क्या आ सकते हैं। If we're talking about the perfectly elastic supply, perfectly elastic supply perfectly elastic कब होती है? A perfectly elastic supply is one in which there is a significant change in the supply of the commodity without any change or little change in price, ठीक है। आपकी जो इलास्टिक जो होती है वो वहाँ पर परफेक्ट जो आपकी सप्लाई होती है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विदाउट एनी चेंज और अ लिटिल चेंज इन इट प्राइस। आपकी आपकी प्राइस के अंदर बहुत माइनर सा चेंज आया या फिर कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन आपकी सप्लाई जो थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अगर आपकी सप्लाई में बहुत ज़्यादा डिक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। देखो उसको डिनोट पता है किस तरह से करें, ये देखो दिस इज बेसिकली वो यहाँ तक राइज भी कर सकती है और वो यहाँ तक फॉल भी कर सकती है, ठीक है। वो जीरो पे भी जा सकती है और वो बहुत ज़्यादा ऊपर हायर भी जा सकती है, ठीक है। और जबकि जो आपकी प्राइस के अंदर ना प्राइस के अंदर आपका बहुत माइनर सा चेंज होगा या फिर कोई चेंज भी नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो आपकी सप्लाई है वो चेंज हो जाएगी। वो कहते हैं इट इज़ एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है इन प्रैक्टिकल लाइफ देर इज नो कमोडिटी द सप्लाई ऑफ विच इज परफेक्टली इलास्टिक। कहते हैं अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं होती जिसकी सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक हो। मतलब ये कि प्राइस में कोई चेंज आया ही नहीं है और यहाँ बहुत माइनर सा चेंज है और जो सप्लाई है या तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी है या वो बिल्कुल जीरो पे चली गई है। कहते हैं अगर हम इसकी अभी अपनी करंट सिनेरियो में बात करें तो प्रैक्टिकली ऐसी कोई भी एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं करती। Perfectly in elastic supply में कहते हैं perfectly in elastic supply is one in which a change in the price produces no change in the quantity supplied। बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है।
वहाँ पर क्या था, माइनस का चेंज आएगा और डिमांड बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी, यहाँ बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगी। और यहाँ पे क्या कहता है, परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई इज वन इन विच चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस नो चेंज। आपने प्राइस तो चेंज की है, ठीक है, प्राइस चेंज किया, लेकिन उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं हो सका, उसको हम क्या कहते हैं, इनलास्टिक सप्लाई। कहते हैं इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इट इज टू, ये भी एक इमेजिनरी सा कॉन्सेप्ट है। इन प्रैक्टिकल लाइफ देयर इज नो कमोडिटी द सप्लाई ऑफ विच इज परफेक्टली इनलास्टिक, जिसकी वजह से परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई की हमारे पास ऐसे प्रैक्टिकली कोई भी एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं करती। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, जैसे हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की बात कर रहे थे, वहाँ पे हमने क्या कहा था कि एक परफेक्ट सा चेंज आ जाता है, ठीक है, मतलब चेंज इज इक्वल्स टू वन, जितनी प्राइस चेंज हुई है उसके अकॉर्डिंगली उतना ही डिमांड में भी चेंज आ गया, ठीक है। अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस एन इक्वल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है, बेसिकली यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई इज वन इन विच अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर जितना भी कोई भी चेंज आता है प्रोड्यूस एन इक्वल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जिस वजह से आपकी वजह से उसमें इक्वल चेंज आएगा, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई इज वन इन विच a given percentage change in price produces relatively more percentage change in supply, ठीक है, जिस वजह से ज्यादा चेंज आ जाता है, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस relatively more percentage change in supply। आपने प्राइस चेंज की और इसकी वजह से जो आपकी सप्लाई में जो चेंज था वो ज्यादा आ गया, ठीक है, वो बिल्कुल परफेक्ट उसके साथ मतलब 100% उसकी वजह से चेंज नहीं आता, लेकिन चेंज उससे ज्यादा अगर आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड ग्रेटर देन यूनिटी। और लेस देन यूनिटी में क्या आ जाता है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस रिलेटिवली लेस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड में अगर आपने प्राइस चेंज किया लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में डिफरेंस उसके अकॉर्डिंगली मतलब वो नहीं था और वो उससे कम रहा, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, उसको हम इन इलास्टिक जो होता है वो उसको सॉरी इसको लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। इसको इन इलास्टिक नहीं कह सकते क्योंकि इन इलास्टिक में तो बिल्कुल चेंज नहीं आता, ठीक है, लेकिन वो उसी की टाइप है कि कम कम चेंज होता है, वो उसके अंदर क्या करता है, वो उसमें प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर से इतनी चीज़ें जो थी वो डिस्कस करनी थी। इसके एंड पे कुछ क्वेश्चन गिवन है, एमसीक्यूज, आप वो देख लीजिएगा। और यहाँ तक का हमारा जो ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है, आप इस टॉपिक को देख लें। अगर इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो फिर हम इंशाल्लाह उसको अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो विश यू गुड लक क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।